हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं हीट ट्रांसफर। तो इस फ्री क्रैश कोर्स में आई होप आप लोगों के प्रीवियस थ्योरी लेक्चर्स है वो अच्छे से देखे होंगे। कंडक्शन हीट ट्रांसफर के स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन के जो टॉपिक है काफ़ी एसेंशियल लेवल के टॉपिक होते हैं, आपको समझ में आना चाहिए ताकि आगे जो हायर लेवल की चीज़ें हैं वो आपको समझ आ सके। ठीक है, तो स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जामिनेशन में। बहुत क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं लाइक दी थर्मल रेजिस्टेंस का जो टॉपिक है जिसमें आपको नंबर ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे, वहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और यहाँ पर हम लोगों का कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर को लेकर के कंडक्शन हीट ट्रांसफर के स्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर के प्रॉब्लम बनते हैं। साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर क्रिटिकल रेडियस और क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। और जो बेसिक्स हैं लाइक जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशंस हैं उसका वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन, विथ हीट जनरेशन, अंडर स्टडी स्टेट, अंडर अनस्टडी स्टेट, जो फॉर्म्स लिखते हैं कि जो पॉइजन्स इक्वेशन लिखते हैं, लाप्लास इक्वेशन लिखते हैं, फोरियर इक्वेशन लिखते हैं, ये सारी कंडीशंस हमको पता होना चाहिए। तो ये सब बेसिक एसेंशियल्स हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के। और उसके बाद फिर आप लोग आगे जाते हो तो हीट जनरेशन के साथ वाला आपको कंडक्शन देखने को मिलता है, आपको अनस्टडी स्टेट हीट कंडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो सब अपन लोग आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के पास जो वर्क बुक है उसका प्रिंट आउट होगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रिंट आउट अपने पास रखो और मेरे साथ साथ देखना आप कंसेप्ट जो हम लोग पढ़े हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सीख पाओगे यहाँ से। ठीक है, चलिए फिर तो देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है अ प्लेन स्लैब ऑफ थिकनेस L एंड थर्मल कंडक्टिविटी K। एक प्लेन स्लैब दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन दे रखा है। एक प्लेन स्लैब है, ओके, एक प्लेन स्लैब है लाइक दिस। ओके, इसका जो थिकनेस है दैट इज 20 सेंटीमीटर्स। 20 सेंटीमीटर्स इसका थिकनेस है। इसके मटेरियल की बच्चों देखो फिगर दे रखा है आपको, थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है 2.5 वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, इस तरफ जो सब्सटेंस है उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दे रखा है 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। और इस तरफ का जो टेम्परेचर है T इनफाइनाइट बोल सकते हो, यहाँ T दे रखा है 45 डिग्री सेल्सियस। इस तरफ का जो टेम्परेचर दे रखा है okay, that is equal to okay, this is TQ is equal to 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। जो ये TP है यार इस वाले सरफेस का टेम्परेचर TP है। ठीक है, अब देखो प्लेन स्लैब ऑफ थिकनेस L एंड थर्मल कंडक्टिविटी K इज हीटेड विथ अ फ्लूइड ऑन वन साइड। ये P साइड जो है दिस इज P साइड, ओके, और ये जो है दिस इज Q साइड। ओके, P साइड Q साइड। तो P साइड में जो फ्लूइड है उसके हेल्प से उसको हीट कर रहे हैं। ओके, वन साइड P एंड अदर साइड Q इज मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर TQ इज इक्वल टू 25 पे, TQ इज इक्वल टू 25 पे। अदर साइड जो है ये वाला साइड जो है दिस इज मेंटेन्ड। ठीक है, ओके, आगे बोल रहा है द फ्लूइड एट 45 डिग्री सेल्सियस एंड द सरफेस हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H is 10 watt per meter square Kelvin. The steady state temperature TP of the side which is exposed to the fluid is। ठीक है, तो स्टडी स्टेट टेम्परेचर हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है इस साइड का। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर आपको कन्वेक्शन भी देखने को मिल रहा है, कंडक्शन भी देखने को मिल रहा है। नाउ जैसे कि कई बार बच्चे लोग क्या होते हैं ऐसे डायग्राम में अलग से इस तरह से बीच में कहीं टेम्परेचर दे देता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो आपको पहली बात यहाँ पर इस तरफ हम लोग कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, क्या इस तरफ कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, अब समझना इस चीज़ को। इस तरफ बच्चों आपको हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दे रखा है H। ठीक है, इस तरफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दे रखा है, इस तरफ का सरफेस एरिया कुछ ना कुछ होगा। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सरफेस एरिया यानी कि जो P सरफेस है उसके पैरेलल Q सरफेस है, इनके एरिया के रिगार्डिंग ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। देखो एरिया कैसे देगा, जैसे कि ये प्लेट दे दिया या स्लैब दे दिया बोलो। ठीक है, तो इसमें इस तरफ से इस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रहा है Q। ठीक है, तो हम लोग जो एरिया लेते हैं कंडक्शन में दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्लेन होता है उसका एरिया लिया जाता है। तो जैसे कि इस सरफेस से हीट इंटर करी बोल रहा हूँ मैं, P सरफेस है बोला जैसे मैं, और ये Q सरफेस है। सो P सरफेस से हीट इंटर कर रही है, तो P सरफेस से हीट इंटर करी तो ये हुआ हीट का डायरेक्शन।
पी सरफेस पे, और इसके 90 डिग्री पे ये वाला सरफेस हो गया, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो ये वाला सरफेस हो गया। नाउ इसका अगर एरिया दिया होता तो ऐसे डायमेंशंस यहाँ पर लेबल्ड होते कि जैसे कि हाइट है सपोज 2 मीटर्स है, इसकी जो विड्थ है इस वाले फेस की वो 0.5 मीटर है, ऐसा कुछ दिया हुआ होता। तो ये जो इसकी विड्थ है, ये जो इसकी हाइट है, ये कोई गिवन नहीं है, ये बी और एच जो है वो गिवन नहीं है। तो यहाँ का जो एरिया होगा वो क्या होगा, बी इंटू एच ऐसा होगा, जो कि नहीं गिवन है। ठीक है, नहीं गिवन है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, पर यूनिट एरिया के लिए सॉल्व करते हैं। वॉल, प्लेन वॉल के केस को किसके लिए सॉल्व करेंगे, पर यूनिट एरिया। तो अब जो हीट ट्रांसफर में देखूंगा, अब जो मैं हीट ट्रांसफर देखूंगा, हीट ट्रांसफर बच्चों वो किसके लिए होगा, हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, है ना भाई। अब मेरे पास तो एरिया है ही नहीं, मेरे पास एरिया है ही नहीं, कन्वेक्शन निकालना है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एच ए डेल्टा टी। कंडक्शन हीट ट्रांसफर निकालना है अगर मुझे वॉट्स में, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फूरियर लॉ माइनस के डेल टी बाई डेल एक्स, यहाँ भी ए है ना, एरिया नहीं है बोल रहा हूँ मैं, तो मैं एक यूनिट एरिया के लिए निकाल लेता हूँ, एक यूनिट एरिया के लिए निकाल लेता हूँ। सो हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया जब मैं लिखता हूँ दैट इज क्यू बाई ए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यू, स्मॉल क्यू, इसको बोलते हैं हीट फ्लक्स, हीट फ्लक्स दैट इज हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, हीट फ्लक्स वाट पर मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट हो जाता है वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब भी एरिया नहीं दिया होता है हम लोग पर यूनिट एरिया के लिए सॉल्व करते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हीट फ्लक्स को लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, ये बात तो क्लियर है। अब देखना इस तरफ जो फ्लूइड है, इस तरफ जो फ्लूइड है या जो भी सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर दे रखा है 45 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर दे रखा है 45 डिग्री सेल्सियस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट इज इट दैट the value of temperature of surface P is going to be 45 degree Celsius? No. Then why not? Because here I can clearly see that we have the value of convective heat transfer coefficient, and as I know the convective heat transfer coefficient of this side, then I can definitely write the convective thermal resistance. If I know the value of heat transfer coefficient of this side, I can definitely write the value of the thermal resistance. Now the area has been taken as unity, that is why I will writing only 1 by h. Okay, as area is unity, यूनिट एरिया के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो 1 बाई एच लेकर के मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं उसको न्यूमेरिकल में जब हम लोग प्रॉपर सॉल्व करेंगे तब लिख दूंगा, अभी मैं 1 बाई एच ही लिखता हूँ, ए की वैल्यू 1 है, ये आप याद रखो। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे प्रॉपर तो आप पुट करेंगे, अभी जस्ट मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ सारी चीज़ें। तो ये क्या है, ये इस साइड का कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस है, दिस इज द कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस, ये इस साइड का कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस है, पक्की बात, ये साइड का कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस है। अब इसके बाद इस रेजिस्टेंस से गुजरने के बाद हीट कहाँ चली जाएगी, सॉलिड में एंटर करेगी। सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होगा दैट इज ओनली थ्रू कंडक्शन। सो इन दैट सिचुएशन दैट मीन्स इनसाइड द सॉलिड वॉल देयर विल बी कंडक्शन। सो कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस की यहाँ पर बात करेंगे, L बाई के ए, यहां का थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा L बाई के ए। नाउ यहां से फिर जब हीट निकलेगी, यहां से जब हीट निकलेगी तो इस वाले सराउंडिंग में जाएगी। नाउ यहीं पर ट्रिक है, ठीक है, यहां पर देखो आपको हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट नहीं दिया है, एंड बाय एनी मींस वी कैन नॉट फाइंड दिस। क्लियर है, ये फाइंड नहीं कर सकते हम लोग भाई, ये फाइंड नहीं कर सकते हम लोग, बिल्कुल नहीं कर सकते फिलहाल। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट किसी साइड का नहीं दिया होता है, सो वी assume that H is very large. We assume H is very large. जब H नहीं दिया होता है, we assume H is very large and we neglect the resistance, because as you can see the convective thermal resistance is 1 by HA, correct है, 1 by HA. So अगर मैं इस तरफ का लिखूं 1 by HA इस साइड का, और मैं H को क्या बोल रहा हूं, as H is not given, I have assumed that heat transfer coefficient is very large. It is infinite. It is infinite. I don't know how much big the value is. Okay, so it is infinite. So 1 upon infinite is going to give me 0. That means the thermal resistance in this side of the wall is equal to 0. And if there is no thermal resistance, then there will be no temperature difference, right? तो इस सरफेस का टेम्परेचर और इस तरफ जो भी एम्बियंस है
उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, सेम होगा। तो अगर ये बाहर का भी अगर आप टेम्परेचर लेते हो, सपोज यहां पर कुछ भी एयर वगैरह एज्यूम करके उसका अगर आप टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेते हो, बट इन द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ H इज नॉट गिवन, so in that case we don't have to consider the convective thermal resistance of this side, and directly I can take the temperature of the so Q surface equal to 25 degree Celsius, which may be the temperature of the surrounding of this side. ओके तो यही सिंपल सा आइडिया है कि इस तरफ अगर आपका सरफेस जो दे रखा है उसके एडजेसेंट जो सराउंडिंग है उसका आपको हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H नहीं दिया है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दैट साइड, वी कैन नेग्लेक्ट द थर्मल रेजिस्टेंस, और इसका टेम्परेचर और उस सराउंडिंग का टेम्परेचर एक समान माना जा सकता है। ओके नाउ जो हीट फ्लक्स है, यहां पर हीट फ्लक्स है या फिर हीट ट्रांसफर रेट जो है सभी पोर्शंस में, जितना इस फ्लूइड में है उतना ही सॉलिड में है उतना फिर इस तरफ भी जा रहा है, सो सारे तरफ जो है हीट ट्रांसफर रेट सेम है। क्यों है सेम भाई? क्योंकि हम मान रहे हैं स्टडी स्टेट है, स्टडी स्टेट है एंड विदाउट हीट जनरेशन हीट ट्रांसफर हो रहा है। दैट इज वाई जितनी हीट इस तरफ से आ रही उतनी हीट बाहर जाएगी। देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ हीट इन एनी सिचुएशन इन एनी केस। ओके जब तक आप लोग स्टडी स्टेट मान लिए तो कुछ भी हो जाए, इन एनी केस देयर विल बी नो एक्यूमुलेशन ऑफ हीट। यहां पर अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहां पर अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हो रहा है, हीट जमा हो रही है, कोई चीज है, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये हीट को क्या कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, हीट को स्टोर कर रहा है। तो अगर हीट इसमें स्टोर होना चालू हो गई, यानी कि बाहर से जो हीट आ रही है वो इसमें स्टोर होना चालू हो गई, ठीक है, या स्टोर हो रही थी अगर ऐसा माने हम, तो इस हीट अगर स्टोर होगी किसी चीज में तो एकदम बेसिक सी बात है, जो तापमान है, जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा। और अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये टेम्परेचर किसके साथ चेंज होगा, समय के साथ चेंज होगा। जैसे जैसे सेकेंड्स पास होते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि हीट एक्यूमुलेट हो रही, हीट जमा हो रही, बॉडी गर्म होती जाएगी। सो द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओके विल बी चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये फिर एक ट्रांजिएंट प्रॉब्लम यानी कि अनस्टडी स्टेट प्रॉब्लम बन जाएगी, जहां पर जो डिफरेंट लोकेशंस है, अगर इस वॉल में जैसे मैं बोलूं यहाँ पर वॉल होता है, इसमें डिफरेंट लोकेशंस है, ये एक लोकेशन हो गया, ये एक लोकेशन होगा, ऐसे इनफाइनाइट लोकेशंस आप यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स आप ले सकते हैं। सो इफ यहाँ पर हीट एक्यूमुलेशन हो रही होगी तो सारे लोकेशंस में, सारे प्लेन्स में जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा होगा, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अनस्टडी स्टेट की प्रॉब्लम कहलाएगी उस सिचुएशन में। सो एज लॉन्ग एज दिस इज स्टडी स्टेट प्रॉब्लम, सभी में हीट ट्रांसफर रेट सेम होगा, ठीक है। अब हम लोग को यहां पर क्या लगाना होता है, ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग को लगानी होती है इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, ओके, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी लगानी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी हमको लगानी होती है, जो क्या कहता है, Q इज इक्वल टू डेल टी बाई RTH कहता है। अब हमारे इस केस में हम लोगों ने Q लिया है क्या? नो, हमने क्या लिया है, हमने लिया है पर यूनिट एरिया लिया है, यानी कि हम लोगों ने हीट फ्लक्स लिया है। तो यहाँ पर मैं एक स्मॉल Q लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ अब, है ना, हम लोगों ने स्मॉल Q ले रखा है तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पर कैपिटल Q को हटा के स्मॉल Q में लिख दे रहा हूँ, हीट फ्लक्स की बात हो रही है, ठीक है, इस तरह से। सो यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे हीट फ्लक्स की, और Q इज इक्वल टू डेल टी बाई RTH। RTH इज द थर्मल रेजिस्टेंस, और इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हो, जैसे कि यहाँ कन्वेक्शन कंडक्शन दोनों दिख रहा है, तो समेशन ऑफ RTH, और ऐसा भी लिख सकते हैं REQ, RTH EQ, विच इज इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल्स, ओके। तो यहां पर अब ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था मैंने जस्ट डील कर दिया, अब बस इस क्वेश्चन में डायरेक्टली सॉल्यूशन चाहिए। तो डायरेक्टली सॉल्यूशन अगर आप चाहें तो सीधा फिर यहां से आएगा, यहीं से सीधा सॉल्यूशन आएगा। इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि कितने टेम्परेचर्स हैं आपके पास और उन टेम्परेचर्स के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ड्राइविंग पोटेंशियल ड्रॉ कर देता हूँ इसका, दिस इज टेम्परेचर T, दिस इज TP, दिस इज TQ, है ना, TP TQ, T के बीच, T से लेकर के TP के बीच में क्या है, T से लेकर के TP के बीच में क्या है, कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस है 1/h। यहाँ A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/h, यानी कि 1/10, ओके। TP से लेकर के TQ के बीच कितना हो जाएगा, TP से लेकर के TQ के बीच कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका L/K × A 1 है ना। L की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, L की वैल्यू दे रखी है इसमें 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर्स, और कंडक्टिविटी इसकी दे रखी है वॉल की 2.5 वाट पर मीटर केल्विन, तो जाएगा 2.5
2.5, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। क्लियर बात है, ठीक है, ये हो गया। अब जो टेम्परेचर्स हैं, दिस इज 45, दिस इज 45, दिस इज 25, ठीक है। अब जो उसमें हीट है वो इस तरह से फ्लो हो रही है। तो एज इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है, तो जितनी हीट है, हीट सभी में बराबर है, हीट सभी में बराबर है। तो मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में पढ़ाया इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में कि अगर स्टडी स्टेट की प्रॉब्लम है तो किसी भी दो नोड्स के बीच में आप इस इक्वेशन को अप्लाई करो, you will be getting the same rate of heat transfer, you will be getting the same rate of heat transfer as steady state है। तो सभी में एक समान हीट फ्लो हो रही है, सभी में। इस पूरे सिस्टम में बात करो, इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे प्रॉब्लम में कितनी हीट फ्लो हो रही है, क्यू वॉट पर मीटर स्क्वायर हीट फ्लो हो रही है। आई बात समझ में? तो ये जो इक्वेशन है डेल्टी बाई आर टी एच, ये किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में लगाओ, आपको की की वैल्यू सेम मिलनी चाहिए, चाहे इस दो के बीच लगाओ, चाहे इस दो के बीच लगाओ, चाहे इस दो के बीच लगाओ, व्हाटएवर। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप डेल्टी अपॉन आरटीएस लगाते हो तो आप लोगों को सेम आंसर मिलेगा। सो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, डेल्टी दैट इज T माइनस टी क्यू। अब जब आप T माइनस टी क्यू कंसिडर करोगे, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक पूरा सिस्टम कंसिडर कर रहे हो, तो ये हो गया डेल्टी, यानी कि T माइनस टी क्यू, T माइनस टी क्यू, और T से टी क्यू के बीच जो जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो नीचे कंसिडर हो जाएंगे। तो जाएगा 1/10 प्लस 0.2 अपॉन 2.5, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो T की वैल्यू है 45, TQ की वैल्यू है 25, ठीक है, ये हो गया। अब सेम ये बराबर होगा T माइनस टीपी, T कितना है भाई 45 माइनस टीपी डिवाइडेड बाई T और TP के बीच एक ही रेजिस्टेंस है 1/10। यहां से सॉल्व करेंगे तो हमको TP मिल जाएगा, यहां से सॉल्व करेंगे तो हमको TP मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 25 अपॉन 1/10 प्लस 0.2 2.5, ओके, इज इक्वल टू अरे 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 45 माइनस 25 अपॉन 1/10 प्लस 0.2 2.5, ठीक है, is equal to you have 45 minus TP, okay, upon 1/10। 33.88 आ रहा है ना, 33.88 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ठीक है, 33.88 डिग्री सेल्सियस आ रहा है यहाँ पर इसका आंसर, ठीक है। सो 33.88 डिग्री सेल्सियस विल बी दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको जो मैंने कंसेप्ट बताया इस क्वेश्चन के थ्रू वो आपको समझ आया होगा। और बच्चों ये कॉन्सेप्ट हम लोग हर जगह यूज करने वाले हैं, ऐसा हम लोग हर जगह यूज करने वाले। तो एक बार मैंने अच्छे से डिटेल में आपको बता दिया है, आने वाले क्वेश्चंस में अगर ये कंसेप्ट रिपीट होता है तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है हमको अ ब्रिक वॉल के दे रखा है, कंडक्टिविटी 0.9 वॉट पर मीटर केल्विन है। ऐसा ब्रिक वॉल बना लेते हैं, ईंट की दीवार है ना, ये है आपके पास K इज इक्वल टू 0.9 वॉट पर मीटर केल्विन की कंडक्टिविटी इसकी दे रखी है, हाँ ठीक है। इसकी जो थिकनेस है दैट इज 0.18 मीटर। सेपरेट्स द वार्म एयर इन अ रूम फ्रॉम द कोल्ड एम्बिएंट एयर ऑन अ पर्टिकुलर विंटर डे। जो आउटसाइड का जो टेम्परेचर है दैट इज -5 डिग्री सेल्सियस। द रूम नीड्स टू बी मेंटेन एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये रूम है, इसको 27 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रखना है। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एसोसिएटेड विथ आउटसाइड एयर, आउटसाइड एयर ये वाला, इधर का जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दे रखा है 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। नेग्लेक्टिंग द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एयर इनसाइड द रूम, द रेट ऑफ हीट लॉस वॉट पर मीटर स्क्वायर निकालना है। बहुत ही इजी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इधर का नेग्लेक्ट करने के लिए बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ ये यहाँ का जो टेम्परेचर होगा और यहाँ का जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी सेम। तो इस सरफेस का टेम्परेचर भी कितना हो गया अब 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये वाला टेम्परेचर हमको नोन नहीं है, बट यहाँ पर क्योंकि फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला तो हम जबरदस्ती उसके पीछे दिमाग नहीं लगाएंगे। तो नेक्स्ट जो लास्ट टेम्परेचर है वो ये हो गया T इनफाइनाइट इज इक्वल टू -5। सो ये हो जाएगा T1, यहाँ T2 बोला और ये हो गया T इनफाइनाइट। तो यहाँ पर सीधा लगाता हूँ, क्योंकि एरिया नहीं दिया तो हीट फ्लक्स की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T इनफाइनाइट।
T1 माइनस T इनफाइनाइट, तो T1 यानी कि ये वाला फर्स्ट टेम्परेचर T1, T1 से T2 के बीच में एक थर्मल रेजिस्टेंस है, दैट इज कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस L बाई के ए यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, A इक्वल टू 1 लेके सॉल्व करेंगे, ओके 1 मीटर स्क्वायर लेकर के सॉल्व करेंगे, एज एरिया नहीं दिया तो यूनिट एरिया के लिए सॉल्व करेंगे। T2 से T इनफाइनाइट के बीच में जो आउटसाइड एयर है ना, वो दे रखा है, उसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दे रखा है, सो दैट इज व्हाई हम लोग उसका कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस कंसीडर कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 बाई एच ए इज इक्वल टू अगेन 1 है, ठीक है। तो सारी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा L बाई के, ए को मैं 1 रख दिया सीधा, 1 बाई एच, इस तरह से हो गया, ठीक है। T1 की वैल्यू है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस, माइनस T2 है माइनस T इनफाइनाइट है -5, ये हो जाएगा L that is 0.18 by K that is 0.9 प्लस 1 by H एस दे रखा है 20, ठीक है। डायरेक्ट आंसर हो गया, ये हो गया आपके पास 27 प्लस 5 अपॉन 0.18 बाई 0.9 प्लस 1 बाई 20, यहां से आ गया Q इज इक्वल टू 128 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आ गया पर यूनिट एरिया, यानी कि हीट फ्लक्स की वैल्यू आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका, दैट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है, ओके 30 में बोल रहा है हमको हीट फ्लोज थ्रू अ कंपोजिट स्लैब एज शोन बिलो, ठीक है। एक कंपोजिट स्लैब दे रखा है हम लोगों को, इस तरीके का दे रखा है, यहाँ पे 2 स्लैब्स और हैं इस तरह से, ठीक है। K2 है ना, K2 ये हो गया 0.10, दिस इज K1 दे रखा है 0.02, यहाँ K3 दे रखा है 0.04, ठीक है। ये हाइट जो है दैट इज 0.5, जो ये टोटल हाइट है दिस इज 1 मीटर, इस वाले स्लैब की जो थिकनेस है दैट इज 0.5, ओके दैट इज 0.5 एंड सॉरी एंड दिस इज 0.25 मीटर्स में, है ना, ये हो गया। अब बोल रहा है हीट फ्लो थ्रू अ कंपोजिट स्लैब एज शोन, द डेप्थ ऑफ द स्लैब, डेप्थ जो है, डेप्थ मतलब जो ये इसकी डेप्थ दे रखी दैट इज 1 मीटर, ओके। द ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस इन केल्विन पर वॉट इज, थर्मल रेजिस्टेंस हम लोगों को पूछा है कि क्या होगा इसका। अब यहाँ पर जो इसकी विड्थ है, हाँ यहाँ पर आपको ये देखो, ये इसकी थिकनेस दे रखी, दिस इज थिकनेस, ठीक है, दिस इज थिकनेस, डेल बोल सकते हैं, एल बोल सकते हैं इसकी, ठीक है। इसको जैसे कि फर्स्ट इसके लिए बोल दिया L1, ये हो जाएगा L2 इक्वल टू L3, ये L2 और L3 के लिए दोनों बराबर है, L2 और L3, यानी कि सेकंड वाले के लिए और थर्ड वाले के लिए जो थिकनेस है बराबर है। इसकी जो फेस की विड्थ है ये हमको गिवन नहीं है, डेप्थ जो है टोटल 1 मीटर आपको दे रखी है। तो हम लोग यूनिट डेप्थ के लिए, यूनिट विड्थ ऑफ द फेस के लिए सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना, यूनिट विड्थ ऑफ द फेस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो फेस विड्थ है इसकी, ये जो विड्थ होती है ये इसकी, दिस इज लेट अस से 1 मीटर, ठीक है। यूनिट विड्थ के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यूनिट विड्थ के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहां से हीट एंटर करेगा, ठीक। नाउ हीट जब इसमें ट्रेवल करेगा उसके बाद इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, देन उसके बाद जो सराउंडिंग है ना, जो सराउंडिंग है उसमें चला जाएगा, लाइक दिस। सो यहाँ पर जो हीट है बेसिकली वो 2 मेंबर्स में डिवाइड हो रही है, तो ये दोनों जो हैं पैरेलल में है। तो इसका अगर आप थर्मल रेजिस्टेंस बनाओगे, थर्मल रेजिस्टेंस का सर्किट बनाओगे, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी ड्रॉ करोगे इसके लिए, तो दिस इज T1, लेट अस से दिस प्लेन इज एट T2 एंड दिस प्लेन इज एट T3, ऐसा मैं बोला। सो T1 से T2 के बीच में देखते हैं, T1 और ये हो गया T2, इसके बीच में एक थर्मल रेजिस्टेंस आएगा, बस इस तरह से एक थर्मल रेजिस्टेंस आया, दैट इज L1 बाई K1 इंटू A1, ठीक है, इंटू A1 लेंगे क्योंकि अब इसका डेप्थ दे रखा है, विड्थ हम लोगों ने 1 एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका T1, ये हो गया T2। इसके बाद T2 से T3 के बीच में 2 रेजिस्टेंसेस हैं एंड द रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल अरेंजमेंट लाइक दिस,
ठीक है, इस तरह से दिस इज T3, ठीक है, ये हुआ। तो यहां पर जो वैल्यू है दैट इज L2 बाई K2 इंटू A2, यहां पर हो गया L3 बाई K3 इंटू A3, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है भाई, हम लोगों को सिंपली यहां पर जो हीट फ्लक्स है, ठीक है, सॉरी जो थर्मल रेजिस्टेंस है, बस वो सॉल्व करना है हम लोगों को, जस्ट थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है। वी डोंट हैव टू फाइंड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया ऑल एंड ऑल, बस इस सर्किट को सॉल्व कर लो, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो पहले कभी भी जब ऐसा प्रॉब्लम आता है, जब आपके पास दो रेजिस्टेंसेस थर्मल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो, तो पहले पैरेलल का इक्विवेलेंट निकाला जाएगा, देन उसके बाद फाइनल जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसका इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकाला जाएगा। तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो इसके लिए जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे, तो जैसे मैं बोला कि ये है R1 या RTH1 कह लो, दिस इज RTH2, दिस इज RTH2, दिस इज RTH3, ठीक है। तो यहां पर मिल जाएगा आपको RTH, ओके, इसका जो RTH इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 बाई RTH2 प्लस 1 बाई RTH3, ये इसका आगे जो पैरेलल में है उसका 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ऐसा हम लोगों ने देखा है पैरेलल के लिए फॉर्मूला, है ना। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 1 बाई RTH2 ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 बाई RTH2 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू जाएगी K2 इंटू A2 बाई L2, है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई हमारी K3 इंटू A3 बाई L3, ओके, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बाई RTH, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। K2 जो है, K2 कितना है भाई, ये है आपके पास है 0.1, A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डेप्थ इंटू द फेस विड्थ 1, तो 0.5 इंटू 1, तो 0.5 इंटू 1 बाई L2 बराबर, L2 और L3 तो बराबर है 0.25 है, ओके, प्लस ये हो जाएगा K3 की वैल्यू 0.04 इंटू एरिया अगेन 0.5 इंटू 1 बाई 0.25, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा आपके पास 0.1 इंटू 0.5 अपॉन 0.25 प्लस 0.04 इंटू 0.5 अपॉन 0.25, ठीक है। ये आ रहा है 7/25 आ रहा है, ठीक है। दिस इज 1 अपॉन RTH, तो RTH आ जाएगा 25/7, RTH आएगा 25/7, ओके। तो ये हो जाएगा 3.571 केल्विन पर वाट, ये आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, किसकी, इन दोनों की। तो अब जो सर्किट है वो कैसा दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है, ये हो गया रिड्यूस एक सिंगल में इस तरह से। तो दिस इज RTH1 और ये RTH जो हम लोगों ने अभी निकाल लिया, ठीक है। अब हमारा जो टोटल जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा इस सिस्टम का वो जाएगा RTH1 प्लस RTH, इस तरह से, ठीक है। तो RTH1 हो जाएगा आपके पास L1 बाई K1A1 प्लस ये जो वैल्यू है दैट इज 3.571, सो 3.571 प्लस L1 कितना है भाई 0.5 बाई K1 कितना है 0.02 इंटू A1 हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 1 इंटू 1 है, ठीक है। A1 की वैल्यू 1 इंटू 1 हो जाएगा 28, या 28.571 केल्विन पर वॉट, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को जस्ट थर्मल रेजिस्टेंस बस पूछा है ना, 28.571, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज 28.6, है ना। उसको हम लोग राउंड ऑफ करके 28.6 ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा। तो ये हमारा आंसर जाएगा 28.6, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है 28.6, यस, दैट विल बी द आंसर। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 4। A cylinder made of a metal of conductivity 40 watt per meter Kelvin is to be insulated with a material of conductivity 0.1 watt per meter Kelvin. If the convective heat transfer coefficient with the ambient atmosphere is 5 watt per meter square Kelvin, the critical radius of insulation is, critical radius of insulation क्या होगा। तो हमको पता है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है। इंसुलेशन हम लोग ऐड करते जाते हैं, जब जैसे कि कोई भी आपके पास सिलेंड्रिकल पाइप है लाइक दिस, इफ दिस इज अ सिलेंड्रिकल पाइप, तो उसमें जब इंसुलेशन ऐड करते जाओगे सो यू कैन सी दैट द रेडियस विल बी इंक्रीजिंग, एंड वी नो द प्लॉट
that if we keep on increasing the radius by addition of the insulating material, so on addition of the insulating material, the radius, the outer radius will increase, and at the very beginning you will see that the rate of heat transfer will be increasing and it will reach to a maximum value, and then after the heat transfer rate will decrease. Okay, so आप एक particular thickness add करते जा रहे हो, so you are increasing the thickness of insulation over here. आप और इंसुलेशन ऐड किए और किए और किए, तो ये जो मोटाई है इंसुलेटिंग मटेरियल की, वो इनिशियली आप इंक्रीज कर रहे हो. सो द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इज बीइंग इंक्रीज्ड. तो जितना मोटा इंसुलेशन लगाओगे उसके एवज में आपको जो मोटाई आपने ऐड करी उसका इफेक्ट क्या होगा वो एनालाइज करना जरूरी है. सो इनिशियली आप एक पर्टिकुलर रेडियस पर गए. लेट अस से आपका आउटर रेडियस जो था पहले, ये वाला जो रेडियस था पहले, दिस इज द रेडियस, लेट अस से दिस इज R1. आप किसी R2 रेडियस पे जा रहे हो. इस तरह से आप ये रेडियस आपका R1 है, आप किसी रेडियस पे गए. सपोज आप पहले R2 यहां तक लेकर के गए, फिर आप थोड़ा सा यहां से चेंज किए माइंड अपना, फिर आप चले गए यहां पर, फिर आप चले गए यहां पर, और मोटा लेयर लगाते जाओ, लेयर की थिक मोटाई बढ़ाते जाओ, तो अलग अलग रेडियस पे आप पहुंचते जाओगे. ठीक है. सो इनिशियली आप देखिए, इनिशियली अप टू अ सर्टेन थिकनेस, इनिशियली जब आप लोग, जब कोई भी नहीं था, जब बेयर पाइप थी, कुछ नहीं था, कुछ भी इंसुलेशन नहीं था लाइक दिस, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या था, ये था. ये बेयर पाइप के लिए है, जब आपके पास कुछ भी इंसुलेटिंग मटेरियल आपने ऐड नहीं किया. नाउ जब आप इसके बाद जब वेरी फर्स्ट लेयर ऑफ इंसुलेशन ऐड करते हो ऑफ सर्टेन थिकनेस, लेट अस से ये थी इतनी मोटाई की आपने ऐड कर दी. ठीक है, इतनी मोटाई की आपने इंसुलेशन मटेरियल जो है वो ऐड कर दी, तो आप देखोगे कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्रीज कर जाएगा. सो एट द वेरी बिगिनिंग जब आप एक बेयर पाइप पे इंसुलेटिंग मटेरियल जब आप ऐड करते हो, so in that case the rate of heat transfer will increase, the rate of heat transfer will increase. Okay, the rate of heat transfer will increase. और जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्रीज होते होते पहले पहुंच जाएगा कहां पर, मैक्सिमम वैल्यू पर, क्यू मैक्स पर पहुंच जाएगा. अब यहां पर आप एक पर्टिकुलर रेडियस पे पहुंच चुके हो. अब आपका जो आउटर रेडियस है वो इतना है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मैक्सिमम हो चुका है. इसी रेडियस को बोलते हैं क्रिटिकल रेडियस, आरसी. सिलेंडर के लिए आरसी की वैल्यू होती K/H या K/HO भी लिख सकते हो. ठीक है, K/HO ये लिख सकते हो. इसके बाद इतना रेडियस तक पहुंच गया. अब ऐड करते 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 यहां तक पहुंच गए. कहां तक पहुंच गए, आरसी तक पहुंच गए. अब जब आप और मटेरियल ऐड करोगे तब इसके बाद रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिक्रीज होना चालू होता है. तो जिस थिकनेस तक के आपने सपोज यहां तक आप लेकर के गए, आप लेट अस से R2 यहां तक लेकर के गए, सपोज यहां से लेकर यहां तक लेकर के गए, R2 लेकर के गए. ठीक है, R2 यहां तक लेकर के गए आप. सो यहां से यहां तक देखो आप, यहां से R1 से लेकर के RC, दिस इज RC, यहां तक जो है दिस इज लीडिंग इंसुलेशन. इसको बोलते हैं लीडिंग इंसुलेशन, और इसको बोलते हैं लैगिंग इंसुलेशन, है ना. इसको क्या बोलते हैं, लैगिंग इंसुलेशन. इसको बोलते हैं लैगिंग इंसुलेशन. ठीक है, पक्की बात. इसको बोलते हैं लीडिंग और इसको बोलते हैं लैगिंग इंसुलेशन. सो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट हम लोग को कई बार चाहिए होगा. क्यों, ताकि हम लोग की कूलिंग अच्छी अचीव हो पाए. हो सकता है कि हम लोगों को ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जो हीट है वो अच्छे से डिसिपेट हो. जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होती हैं उसमें जो भी कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा, वो वाइल कैरिंग द करंट it will be creating some heat, it will be generating some heat, you can say, right? So हम लोग जानते हैं, स्कूल में पढ़ा थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट. तो एक कंडक्टर जब एक करंट कैरी करता है तो उस दौरान उसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हीट भी जनरेट हो रही होती है. सो दिस हीट which is generated while carrying the current in the conductor must be dissipated. Otherwise जो कंडक्टर है, अगर मान लीजिए आपके पास जो भी कंडक्टर है उसमें अगर ये हीट बाहर नहीं जा पा रही है तो उसके अंदर रह जाएगी, and the heat will get accumulated, the storing of heat will take place. heat store होती चली जाएगी, accumulation of heat transfer, accumulation of heat will be there, and if the heat is getting accumulated it will result in the change in temperature of that conductor. The temperature will increase, टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाएगा. जो जैसे जैसे जो कंडक्टर है वो करंट कैरी कर रहा है, उसमें हीट पैदा हो रही है, आप उस हीट को बाहर प्रॉपरली डिसिपेट नहीं कर पा रहे, उसमें हीट स्टोर हो रही है कुछ ना कुछ. तो ये जो हीट स्टोर होती जाएगी समय के साथ, एज
द हीट इज फ्लोइंग, वाट में हम लोग बात कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर रेट की बात कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर रेट से जो है हीट वो स्टोर हो रही है इसमें, हीट इसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी, और एक पॉइंट आएगा जब जहां पर ये जो कंडक्टर है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, हो सकता है एक्सेस टेम्परेचर के कारण ये मेल्ट वगैरह हो जाए। पक्की बात है। ये फिनोमेना कई जगह यूजफुल भी होता है, जैसे कि फ्यूज वायर्स में हम लोग यूज करते हैं, अगर बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है करंट फ्लो हो रही है, बहुत ज्यादा अगर हीट पैदा हो रही है, ज्यादा लोड बढ़ गया है, तो जो फ्यूज वायर है वो इतनी गर्म हो जाएगी कि मेल्ट होकर के सर्किट को ब्रेक कर देगी, तो वहां पर ये यूजफुल है। लेकिन जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस होती है, जो आपके घरों तक या लॉन्ग डिस्टेंस तक जो पावर ट्रांसमिट करती है, उसमें ये चीज बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है कि करंट को कैरी करते समय, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते समय हीट जनरेशन के कारण गर्म होकर के वो वायर टूट जाए। तो वहां पर हमारे लिए रिक्वायरमेंट होता है कि मैक्सिमम डिसिपेशन जितना पॉसिबल है हम वहां पर अचीव कर पाए, ताकि जो वायर है वो ठंडी रहे, वो मेल्ट वगैरह ना हो। तो वहां पर ये चीज क्रिटिकल रेडियस का जो फिनोमिना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सो हम लोगों को K/H0 होता है, K/H0 होता है हमारा जो थर्मल जो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन होता है फॉर सिलेंड्रिकल सर्फेसेस। ओके, दिस इज फॉर सिलेंड्रिकल सरफेस, दिस इज फॉर सिलेंड्रिकल सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेसेस के लिए ये होता है। ठीक है, और अगर हम लोग स्फेरिकल सरफेस लेते हैं, स्फेरिकल सरफेस लेते हैं कोई, ठीक है, तो स्फेरिकल बॉडीज के लिए, स्फेरिकल सरफेस के लिए जो क्रिटिकल रेडियस होगा दैट विल बी 2K/H0, दैट विल बी 2K/H0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को जस्ट क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन पूछा है, तो इंसुलेशन मटेरियल का देखना है। देखो आपको कंडक्टिविटी बोलोगे, दो चीजों की दे रखी है आपको, एक तो मेटल की कंडक्टिविटी दे रखी है, और दूसरा आपको किसकी कंडक्टिविटी दे रखी है, आपको इंसुलेटिंग मटेरियल की दे रखी है। तो लेनी किसकी है भाई, लेनी किसकी है, कंडक्टिव मटेरियल की या फिर इंसुलेशन की। तो देखो जो हीट ट्रांसफर होने वाला है वो सराउंडिंग यानी कि यहां और ये इंसुलेशन के बीच होने वाला है। ओके, तो कभी भी नाम से भी याद है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन ऐसा बोलते हैं, तो हमेशा याद रखना जो सराउंडिंग जो भी आपके पास सॉलिड बाउंड्री है, चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, ठीक है, ये जो सॉलिड बाउंड्री है इसके बाहर क्या है, कोई फ्लूइड है यानी कि कोई सराउंडिंग है। ठीक है, एयर हो सकता है, कोई दूसरी गैस हो सकती है, इसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होगा H। इस सराउंडिंग के या कह लो इस एटमॉस्फेयर के एडजेसेंट जो सॉलिड सरफेस है, ये जो सॉलिड है इसकी कंडक्टिविटी ली जाती है हमेशा। यहां पर दो लेयर हो सकती हैं, जैसे कि मान लो ये इंसुलेशन लेयर, ये आपके पास एक सॉलिड पाइप है, ये आपके पास सॉलिड पाइप है, सॉलिड रॉड है इस तरह से, जैसे कि इसमें दे रखा है। उसके ऊपर हमने क्या लगाया, इंसुलेशन लगाया, तो ये सॉलिड है और ये क्या है, लेकिन ये की लिए इंसुलेशन है कुछ, तो इसका भी K होगा अपना, K ऑफ रॉड होगा एक, और एक आपके पास K ऑफ इंसुलेशन होगा। तो इसमें किसका K यूज होगा बच्चों, हमेशा जो भी चीज हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे सॉलिड यहाँ पर इंसुलेशन हो, चाहे सॉलिड रॉड हो, अगर ये नेक्स्ट टू फ्लूइड होगा, नेक्स्ट टू एटमॉस्फेयर होगा, तो उसका मैं यूज करूंगा। ऐसा कई केस हो सकता है कि ऐसा बोलेगा कि ये वायर जो है, जैसे कोई वायर है, इसका मुझे डायमीटर नहीं पता, इसका रेडियस मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट इज द रेडियस। Okay, I don't know what is the radius. Okay, the rod has a conductivity, let us say K rod, ये भी एक केस हो सकता है ना, ये भी एक केस हो सकता है। K rod इसकी कंडक्टिविटी है, इसके बाहर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट HO है, आउटर साइड का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट HO है। So what should be the diameter of the rod, what should be the radius of the rod, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, so that the rate of heat transfer will be maximum। तो क्या बोला मैं, इधर जो फ्लूइड है या कह लो एटमॉस्फेयर है, उसके और इस सरफेस के बीच में हीट ट्रांसफर होने वाला है, और इसके कंडक्टिविटी ये सरफेस जो सॉलिड सरफेस है, इसकी जो सॉलिड की जो कंडक्टिविटी है, और बाहर जो एम्बियंस है उसकी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की जो वैल्यू, यही मिलकर डिसाइड करेगी कि क्रिटिकल रेडियस क्या होगा। ओके, सो कभी भी जो कंडक्टिविटी लेंगे हम लोग, वो एटमॉस्फेयर के एडजेसेंट जो सॉलिड है उसका लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पर बात करेंगे, अगर इस केस में लिखूंगा तो ये हो जाएगा K rod बाई H0, इस वाले केस में, और यहां वाले में बात करोगे तो यहां पर इंसुलेशन है, तो यहां पर जब RC निकालूंगा तो यहां K इंसुलेशन की बात होगी, ओके, डिवाइडेड बाई HO, ऐसा।
ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द क्रिटिकल रेडियस, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल रेडियस। ठीक है, तो क्रिटिकल रेडियस का जो कॉन्सेप्ट है मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ओके, सो क्रिटिकल रेडियस के क्वेश्चंस आपको दो तरीके से दिखेंगे, या तो आपको सिलेंड्रिकल वॉल के लिए दिखेंगे या तो आप लोगों को स्फेरिकल वॉल के लिए दिखाई देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्टली हम लोगों को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को डायरेक्टली मेंशन्ड है सारा चीज। ठीक है, सारा चीज हम लोग को डायरेक्टली मेंशन्ड है। सो डायरेक्टली हम लोग निकाल लेते हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 0.1 दैट इज के, है ना, के इंसुलेशन डिवाइडेड बाय हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितना दिया है, 5 दे रखा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आप लोगों का, तो ये हो गया 0.1, ओके 0.1 डिवाइडेड बाई एच की जो वैल्यू है दैट इज 5। ओके, तो ये आ गया आपके पास 0.02, ये मीटर्स में आया, 0.02 ये मीटर्स में आया, इंटू 100 कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 2 सेंटीमीटर्स। 2 सेंटीमीटर्स इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, दैट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द हीट डिसिपेशन रेट ओवर द सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ 5 mm रेडियस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में 5 mm रेडियस का एक स्फेरिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दे रखा है, इसका आर दे रखा है। ठीक है, इसका जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है सराउंडिंग का जिसपे ये एक्सपोज्ड है दैट इज 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। करेक्ट, encasing in a spherical sheath of conductivity 0.04, इसको इनकेस करके रखा गया है। ओके, किसी शीट में इस तरह से, और इसका जो कंडक्टिविटी है किसी मटेरियल में इसको हम लोग एनवेलप करके रखे हैं, इनकेस्ड करके रखे हैं, 0.04 वाट पर मीटर केल्विन इसकी कंडक्टिविटी है। ओके, फॉर मैक्सिमम हीट फ्लो द डायमीटर ऑफ शीट शुड बी, अच्छा सो मैक्सिमम हीट फ्लो के लिए डायमीटर क्या होना चाहिए बोल दिया है ना, किसका, इसका। तो ये तो हो गया, ये तो क्लियर है भाई, ये जो है ये इसके ऊपर इस तरह से एनकेसिंग जो शीट है वो लगा दिया मैं, ये हो गया। इसका डायमीटर पूछा है तो हम लोग को बेसिकली क्या करना होगा, ये जो रेडियस होगा दिस रेडियस मैक्सिमम हीट ट्रांसफर के लिए ये रेडियस क्या होना चाहिए, क्रिटिकल रेडियस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर H और H के एडजेसेंट ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस का जो सॉलिड सरफेस है उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, उसकी कंडक्टिविटी है 0.04। तो यहां से स्फेरिकल सरफेस है नहीं भूलना है, तो ये हो जाएगा RC, स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है, स्फीयर है। तो RC जगह 2K बाई H0 से हो जाएगा 2 इंटू 0.04 बाई H0 दैट इज 10, तो जाएगा 2 इंटू 0.04 बाई 10। ये आ गया आपके पास, ये आ गया 10⁻³ दैट इज 8 mm। तो रेडियस आ गया 8 mm, है ना। तो डायमीटर कितना होगा, हमको ये डायमीटर पूछा है, ये रेडियस आ गया, यहां से यहां तक का रेडियस आ गया 8 mm आ गया RC। अब इसका डायमीटर कितना होना चाहिए फिर, तो डायमीटर जो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ RC हो जाएगा, दैट इज 16 mm आपका डायमीटर होगा। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों मैंने डिस्कस कर दिया। जो ये लीडिंग लैगिंग वाला कंसेप्ट होता है वो चाहे आप स्फेरिकल की बात करो चाहे वो सिलेंड्रिकल की बात करो, दोनों में सेम है, जस्ट जो वैल्यू है RC की दैट इज डिफरेंट, दिस इज फॉर सिलेंड्रिकल सरफेस, और सेम ये जो मैंने लिखा है दिस इज फॉर स्फेरिकल सरफेस। अगेन द लॉजिक इज सेम, जब तक आप RC तक नहीं पहुंचे हो, जब तक आप रेडियस बढ़ा रहे हो यानी कि मटेरियल ऐड कर रहे हो, इंसुलेटिंग मटेरियल ऐड कर रहे हो, या जो भी मटेरियल ऐड कर रहे हो, किसी भी रॉड या किसी भी स्फीयर सरफेस के ऊपर कुछ मटेरियल ऐड कर रहे हो, तो जब ऐड करोगे तो आउटर रेडियस बढ़ेगा, आउटर रेडियस बढ़ते बढ़ते जब RC तक पहुंच जाएगा तब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मैक्सिमम मिलेगा। देन उसके बाद जब फर्दर एडिशन करोगे तो रिडक्शन होगा। सो क्वेश्चन याद रख सकते हो, इस तरीके का बन सकता है that on addition of insulation first the rate of heat transfer increases, then approaches to a maximum value, then after that it decreases. So first increases, reaches to a maximum, then decreases.
या ऐसा भी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, सो ये था आप लोगों के क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन के बारे में। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को बोल रहा है कि जो स्फीयर है, अ कंपोजिट हॉलो स्फीयर विथ स्टडी इंटरनल हीटिंग इज मेड ऑफ 2 layers of material of equal thickness and thermal conductivity in the ratio 1:2। ठीक है, तो जो 2 लेयर्स हैं उनमें जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 1:2 की है फॉर इनर एंड आउटर लेयर्स। तो इनर और आउटर लेयर्स का जो रेशियो है कंडक्टिविटी का वो 1:2 है। ठीक है, रेशियो ऑफ इनसाइड टू आउटसाइड डायमीटर इज, आउटसाइड और इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर का जो रेशियो है दैट इज 0.8। What is ratio of temperature drop across the inner and the outer layer? ठीक है, सो यहाँ पर जो स्फीयर दे रखा है हमको, ये जो स्फीयर दे रखा है इसमें आपके पास 2 लेयर्स हैं इस तरह से, 2 लेयर्स हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये जो इनर और आउटर लेयर है, इसका जो इनर और आउटर लेयर है इसका जो थिकनेस है वो बराबर है, इसका थिकनेस जो है वो बराबर है, ये थिकनेस बराबर है। और जो इनर और आउटर डायमीटर का जो रेशियो है, ठीक है, वो आपके पास 0.8 है। तो ऑब्वियस सी बात है, डायमीटर रेशियो अगर 0.8 है तो फिर जो रेडियस है उसका डायमीटर भी, उसका रेशियो भी 0.8 ही होगा। लेट अस से जो आउटर रेडियस है वो r है, तो और इनर रेडियस है वो कितना हो जाएगा, दे के रखा है भाई, जो इनर रेडियस है और जो आउटर रेडियस है उसका रेशियो कितना दे रखा है, 0.8। ठीक है, तो यहाँ से इनर रेडियस क्या हो जाएगा, 0.8 टाइम्स ऑफ r हो जाएगा। तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, 0.8 टाइम्स ऑफ r हो जाएगा। अब चूंकि थिकनेस बराबर है तो खुद सोचने वाली बात है, ये जैसे कि थिकनेस t है बोला मैं, दिस इज t, तो सोचने वाली बात है, ऐसा लिख सकता हूं क्या, 0.8 इंटू r, ओके, ये वाली वैल्यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस इज इक्वल टू r हो जाएगा यहाँ से। तो थिकनेस कितनी हो जा रही है भाई, यहाँ से थिकनेस हो जा रही है आप लोगों के पास t इक्वल टू 0.1। तो जो ये बीच वाली जो लेयर, ये वाला जो लेयर है, ये वाला जो रेडियस है, दिस विल बी 0.9 टाइम्स ऑफ r, है ना, हो गया। अब जो कंडक्टिविटी है यहाँ पर इनर और आउटर की जो कंडक्टिविटी है K1:K2 है ना, वो इनर टू आउटर का है, यानी कि K1:K2 है ना, इनर और आउटर, ये है आपके पास 1/2। ठीक है, तो रेशियो ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस दी इनर एंड आउटर लेयर। ठीक है, इनर एंड आउटर लेयर के अक्रॉस जो टेम्परेचर ड्रॉप्स हो रहे हैं इनर लेयर और आउटर लेयर के, ये हो जाएगा आपके पास T1 माइनस T2 और ये हो जाएगा T2 माइनस T3। तो ये आपका, इसको बोलता हूँ डेल T1 बोल दो, इसको डेल T2 बोल दो, ऐसा। तो डेल T1 जो है दैट इज द टेम्परेचर ड्रॉप इन द इनर लेयर, ये हो जाएगा T1 माइनस T2, और जो डेल T2 है दैट इज T2 माइनस T3। तो इनका हम लोगों को रेशियो जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टडी स्टेट कंडक्शन होने वाला इस तरह से। तो ये आपके जो दोनों लेयर्स हैं, they will act like the 2 layers and the layers will be in series combination, series combination होने वाला है। जितनी हीट इस वाले लेयर में, इनर लेयर में इंटर करेगी, उतनी ही हीट आपकी आउटर वाले लेयर में भी इंटर करेगी। ठीक है, तो स्टडी स्टेट कंडक्शन होने वाला, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई K1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये होता है सेम। और ये हो जाएगा इस वाले का 1/4 पाई K2 इंटू 1/R2 माइनस 1/R3। ठीक है, 1/R3 ये होगा थर्मल रेजिस्टेंस। दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3। ठीक है, तो Q सभी में बराबर है, तो Q आप जैसे लिख सकते हो, दिस इज T1 माइनस T2 विच इज नथिंग बट डेल T1 इज इक्वल टू 1/4 पाई K1 1/R1 इनर रेडियस, ये कितना है भाई, 0.8 टाइम्स ऑफ r माइनस हो जाएगा 0.9 टाइम्स ऑफ r। ओके, दिस विल बी इक्वल टू दिस, दैट इज T2 माइनस T3 1/4 पाई K2, ओके, सेकेंड लेयर का, इंटू R2 कितना है भाई, 0.9 टाइम्स ऑफ r 1/r, ऐसा। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को ये है आपके डेल T1, दिस इज डेल T1 बाई यहां से डेल T2 मिल जाएगा। ठीक है, K1 और K2 जहां से जाएगा, यहाँ से जस्ट r आप लोग निकाल दीजिए, 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा।
ठीक, ये हो जाएगा यहाँ से, दिस इज K1, दिस इज K1, ठीक है, ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा 1/K1, K1 है ना, 1/K1 इंटू दिस, R निकाल दो बाहर, हो जाएगा 1/0.8, 1/0.8, ओके, 1/0.8, ओके, 1/0.8 माइनस 1/0.9, भाई ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास, दिस इज 5/36 मुझे दिखा रहा है मेरे कैलसी में, ठीक है, तो इसको 5/36 ऐसा लिख देता हूँ सीधा, आखिरी में कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन 1/K2, ओके, इंटू यहाँ से भी यहाँ से R कॉमन निकलेगा, ठीक है, यहाँ से R आपका कॉमन निकलेगा, 1/R कॉमन निकलेगा ना, ठीक है, 1/R, ठीक है, 1/R कॉमन निकलेगा, ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 1/0.9, ओके, 1/0.9 माइनस 1, तो ये हो गया -1, तो ये हो गया आपका 1/9, ठीक है, और हमारे पास यहाँ से हो जाएगा K2/K1, K2/K1 हो गया, और ये हो K2/K1, और K2/K1 क्या हो जाएगा भाई, K2/K1 जो हो जाएगा दैट विल बी 2, है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा 5/36, ओके, इंटू ये हो जाएगा आपके पास 9, ये हो जाएगा इससे ये हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स में, ओके, क्लियर है, ये आपके पास 4 टाइम्स में चले जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपके पास दिस विल बी 2.5 जो है यहाँ पर रेशियो आ रहा है, 2.5 आप लोगों का रेशियो आ रहा है, ओके, सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 2.5, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो होगा दैट विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को बोल रहा है अ लार्ज कंपोजिट स्लैब, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है अ लार्ज कंपोजिट स्लैब ऑफ 1 मीटर थिक हैज 1 डायमेंशनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग को 1 डायमेंशनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इसका दे रखा है, जो 1 डायमेंशनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है दैट इज 4 माइनस 10x प्लस 20x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब, ठीक है। सो आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में जो टेम्परेचर प्रोफाइल दे रखी है 1 डायमेंशनल टेम्परेचर प्रोफाइल दैट इज T इज इक्वल टू 4 माइनस 10x प्लस 20x क्यूब, सॉरी 20x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब, ये दे रखा है, वेयर T is temperature and x is a distance, okay, from one face towards the other face of the wall, okay. If the slab material has thermal diffusivity of 2 into 10 raised to the power minus 3 meter cube per hour, what is the rate of change of temperature? What is the rate of change of temperature at the other face of the wall? At the other face of the wall. So जो दूसरा फेस है ना, x इक्वल, जो दूसरा फेस है x इक्वल टू 1 पे, 2 फेस होंगे ना भाई, वॉल के आपके पास 2 फेस है, ओके, वॉल के आप लोगों के 2 फेसेस हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, यहाँ पर कोई भी हीट जनरेशन नहीं है, यहाँ पर कोई भी हीट जनरेशन नहीं है, क्लियर बात है ना। देखो मैं कैसे यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि रेट जो टेम्परेचर है वो उसकी प्रोफाइल देखो नॉन लीनियर, एक पैराबोलिक क्यूबिक पैराबोला दे रखा है ना, क्यूबिक पैराबोला है, तो एक पैराबोलिक टेम्परेचर प्रोफाइल यहाँ पर दे रखी है। अब ये कैसे संभव है भाई, प्लेन वॉल में ना इसकी कंडक्टिविटी चेंज हो रही है बोल रहा है, ना कोई इसमें हीट जनरेशन बोल रहा है, बट यहाँ पर हम लोगों को इस तरह की प्रोफाइल दे रखी है। सो एक प्लेन वॉल में हम लोग जैसे देखते हैं तो एक प्लेन वॉल में हमेशा जो टेम्परेचर प्रोफाइल होगी वो लीनियर होगी, लेकिन यहाँ तो लीनियर दे रखी नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है इफ देयर इज नो हीट जनरेशन, देयर इज नो चेंज इन द थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर प्रोफाइल इस तरह से नॉन लीनियर दे रखी है, तो इसका ये मतलब होता है कि डेफिनेटली जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है। सो दिस इज अनस्टडी स्टेट, दिस इज बेसिकली अनस्टडी स्टेट। सो टेम्परेचर प्रोफाइल इन अ स्लैब विल बी नॉन लीनियर। सेम वैसे ही अगर एक सिलेंडर हो जाए तो सिलेंडर में स्टडी स्टेट में हम देख चुके हैं जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो कैसी होगी, लॉगरिथमिक होगी। जो स्फेरिकल वॉल होगी उसमें अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन हाइपरबोलिक होगी। तो इनसे हटके कुछ अलग हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ दूसरी चीजें भी इन्वॉल्व है। तो यहां पर हीट जनरेशन की बात नहीं किया है, लेकिन यहां पर टेम्परेचर प्रोफाइल जो है वो क्यूबिक टेम्परेचर प्रोफाइल है। इसका मतलब ये है भैया कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो वैसे ही चेंज हो रहा होगा। क्वेश्चन ने पूछा भी है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज पॉसिबल
टू कैलकुलेट ओनली इफ द टेम्परेचर इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये जो इक्वेशन है फॉर प्लेन वॉल होना क्या चाहिए था, बोला मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होना चाहिए था। स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर इक्वेशन होता है आपके पास, है ना, ये होना चाहिए था। जैसे हम लोग लिखते हैं t माइनस t1, ओके, t1 माइनस tx, ओके, t1 माइनस tx अपॉन t1 माइनस t2। ये आपके पास t1 है, दिस इज t2 है, किसी कोई x लोकेशन पे लिखते हैं हम लोग, इज इक्वल टू होता है x बाई एल। एल इसकी स्लैब की थिकनेस होती है। ये आपकी टेम्परेचर प्रोफाइल का नॉन डायमेंशनल फॉर्म है, ठीक है, नॉन डायमेंशनल फॉर्म है। दिस नॉन डायमेंशनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज नॉन डायमेंशनल, दिस इज नॉन डायमेंशनल टेम्परेचर प्रोफाइल, टेम्परेचर प्रोफाइल। तो इससे क्या दिख रहा है भाई, ये एक लीनियर प्रोफाइल है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, tx इज इक्वल टू लिख सकते हो आप लोग। ये हो जाएगा आपके पास यहां से हो जाएगा t1 माइनस t2 इंटू x बाई एल, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा यहां से, है ना, ओके, ये हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर, ये आपकी हो गई, दिस इज योर टेम्परेचर प्रोफाइल, दिस इज योर टेम्परेचर प्रोफाइल। इसको बोलते हैं नॉन डायमेंशनल टेम्परेचर प्रोफाइल, बिकॉज यहाँ पर सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो मिल रहा है आप लोग को, दैट्स व्हाई इसका डायमेंशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड भी डायमेंशनलेस है, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन भी डायमेंशनलेस है। जबकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है, उसका भी डायमेंशन है। यहाँ पर जो डायमेंशन है टेम्परेचर के टर्म में है, डिग्री सेल्सियस लिखेंगे या केल्विन लिखेंगे जैसा भी, तो ये टेम्परेचर प्रोफाइल बोलते हैं। और इस वाले को जिसमें रेशियो के फॉर्म होता है उसको नॉन डायमेंशनल टेम्परेचर प्रोफाइल होता है। दोनों बता रहा है कि लाइन होना चाहिए, ये होता है, बट ये किसके लिए होता है, अंडर स्टडी स्टेट सिचुएशन। ये होता है अंडर स्टडी स्टेट सिचुएशन, ऐसा होता है। सो थ्रू दिस क्वेश्चन वी विल बी एबल टू यूज द जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, ओके, फॉर सच प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये टेम्परेचर प्रोफाइल है। अब हम जानते हैं कि एक प्लेन वॉल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं। एक प्लेन वॉल के लिए देखो, विथ कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ओके, बट यूनिफॉर्म इंटरनल हीट जनरेशन एंड अनस्टडी स्टेट हीट कंडक्शन, सभी चीजें इन्वॉल्व है। जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन देखो, ठीक है, जिसमें k जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि मैं बायोट फोरियर इक्वेशन की बात करूं तो ये होगा डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल टी बाई डेल टाउ। दिस इज फॉर कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी. This is a form of a general heat conduction equation, but it is not that much general because the conductivity may be varying. But here we have considered the conductivity to be uniform throughout the volume of the body and conductivity is independent of direction. So यहाँ पर conductivity constant हो गई है और इसलिए इस equation को हम लोग बोलते हैं बायोट फोरियर इक्वेशन, है ना, पढ़ चुके हैं. बायोट फोरियर इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, जिसमें k को हम लोग कांस्टेंट लेकर के सॉल्व करते हैं. अब ये हो गया. अब यहाँ पर हम लोग का वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन देकर के रखा है. ओके, तो ये वाला टर्म गया, ये वाला टर्म गया, नो इंटरनल हीट जनरेशन, ये वाला टर्म गया. तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल टी बाई डेल टाउ. नाउ द टेम्परेचर इज सच दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज डेल टी बाई डेल टाउ हर जगह पे अलग अलग हो सकता है, हर जगह पे अलग अलग हो सकता है. तो इसको मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर x लोकेशन पे, किसी पर्टिकुलर x लोकेशन, लेट अस से x इक्वल टू x1, ऐसा किसी लोकेशन पे मुझे इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग रेट से हीट जो है वो, क्योंकि अनस्टडी स्टेट कंडक्शन स्टडी रेट नहीं है यहाँ पर. ठीक है, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है दैट इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डिफरेंट प्लेन्स पे डिफरेंट टेम्परेचर है. और वो टेम्परेचर भी जैसे कि यहां पर भी देखेंगे डिफरेंट प्लेन्स पे डिफरेंट टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चेंज हो रहा है. तो सभी का रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो अलग अलग हो सकता है. सो द डेल टी बाई डेल टाउ व्हिच इज दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. ये हो सकता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग हो. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, एक छोटा सा प्रॉब्लम देखें. जैसे यहाँ पर एक वॉल रख दूं मैं और यहाँ पर एक हीट सोर्स रख दूं, मोमबत्ती लगा दूं मस्त ऐसा. तो ये जो वॉल है दिस इज वेरी क्लोज टू द हीट सोर्स. तो ये जल्दी जल्दी गर्म होगा, ठीक है, बट ये उतना जल्दी गर्म नहीं होगा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ डेल टी बाई डेल टाउ अगर यहाँ देखते हो बच्चों तो ये ज्यादा होगा, ये जल्दी गर्म हो रहा है. और ये ज्यादा जल्दी गर्म नहीं हो रहा है, ये जल्दी गर्म हो रहा है. जिसमें मैं 2 एरो बना देता हूँ, 2 3 बना दो, चलो ये 3 एरो बता रहे बहुत जल्दी
इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जबकि इसका भी टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा लेकिन ये उतना नहीं हो रहा है। इसको मैं एक ही एरो देता हूं, ठीक है। तो ये इसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, इसका भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट हियर द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज मोर एंड हियर इट इज लेस। तो ऐसा हो सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हर जगह अलग अलग हो, दैट इज व्हाई एक पर्टिकुलर लोकेशन की ही हम लोग बात करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन भी पूछा है कि अदर साइड ऑफ द स्लैब में कितना हो रहा है, ठीक है। सो जो इक्वेशन दे रखा है हम लोगों को, क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ देता हूं। अ लार्ज कंक्रीट स्लैब ऑफ 1 मीटर थिकनेस हैज वन डायमेंशनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं। वेयर टी इज टेम्परेचर एंड एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम वन फेस टुवर्ड्स अदर फेस ऑफ द वॉल। द स्लैब मटेरियल हैज डिफ्यूजिविटी अल्फा दे रखा है 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर आवर। व्हाट इज द रेट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अदर फेस ऑफ द वॉल। और यहां जो पूछा है डिग्री, ऑप्शंस देख सकते हो, डिग्री सेल्सियस पर आवर में आंसर्स दे रखे हैं, यानी कि हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पर आवर में ही बात करनी है, ठीक है। चलिए भैया, तो और इसके निकालने के लिए कोई दिक्कत भी नहीं होगा, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सो 4 - 10x + 20x² + 10x³, ठीक है। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करूंगा मैं तो del_t/del x जैसे मुझे मिलेगा, तो ये हो जाएगा 4 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, -10 ओके, प्लस ये हो जाएगा 40x, है ना, 40x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 30x²। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा del²t/del x², ये हो जाएगा 0, खत्म हो गया कहानी इसका, 40 बचा, 40 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 60x, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, देखो सही है। अब यहां से मुझे क्या चाहिए, दूसरे फेस पे चाहिए, x इक्वल टू अदर स्लैब, अदर फेस पे बोला है ना, एक फेस से दूसरे फेस की तरफ हम लोग नाप रहे हैं, ये फेस से इस फेस पे नाप रहे हैं। तो ये हो जाएगा x = 0, ये हो जाएगा x = l। तो x = l पे निकालने बोला, यानी कि जो 1 मीटर है उस पे निकालने के लिए बोला है। तो इसकी वैल्यू x = 1 पे मैं निकाल देता हूं इस फॉर्मेट के हिसाब से। तो जाएगा 40 + 60 दैट इज 100, है ना, ये हो जाएगा 100 इसकी वैल्यू। अब यहां जस्ट पुट कर देते हैं, तो 100 = 1/α, 1/α क्या है भैया, 2 × 10⁻³ ओके, इंटू del_t/del_τ। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 × 10⁻³ × 100, दैट इज ये हो जाएगा आपके पास 0.2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। डिग्री सेल्सियस पर आवर में क्यों आया, क्योंकि ये जो अल्फा है ये भी आपको पर आवर में दे रखा है, तो ये आ गया 0.2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो del_t/del_τ आ रहा है आपके पास 0.2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन अब बनाने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हम लोग। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 6 किलो जूल्स ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर हैज टू टेक प्लेस इन 10 मिनट्स। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपको दे रखा है, तो यहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हम लोग अंडर स्टडी स्टेट कंडक्शन लिख सकते हैं, 10 किलो जूल से, सॉरी 6 किलो जूल से इन 10 मिनट्स। सो 10 × 60 हो गया आपके पास 600 सेकेंड्स, ठीक है। दिस विल बी द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो इतना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हमको एक्सपेक्टेड है फ्रॉम वन एंड ऑफ द मेटालिक सिलेंडर, वन एंड ऑफ द मेटालिक सिलेंडर। तो ये सिलेंडर के एक एंड से दूसरे एंड तक यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक यहाँ पर ये जा रहा है, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक के। अब यहाँ पर जो इसका एरिया दे रखा है इस एंड का, ये वाला, दिस इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंडर की जो लेंथ है वो दे रखी है 1 मीटर, 1 मीटर आप लोगों को इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है, ठीक है। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द सिलेंड्रिकल बार। आपको यहाँ पर जो 2 एंड्स हैं इसके, लेट अस से दिस इज T1, दिस इज T2, आपको टेम्परेचर डिफरेंस जस्ट यहाँ पर बताना है। नाउ मैक्सिमम केस में स्टूडेंट एक गलती कर सकता है, क्या गलती कर सकता है, बोलेगा सिलेंड्रिकल वॉल है, सिलेंड्रिकल वॉल, ये सिलेंडर है ना भाई, सिलेंडर लिख दिया। तो सिलेंडर के लिए जैसे ही सिलेंडर सुनता है कोई, उसके दिमाग में चमकता है RTH = 1/2πKL ln R2/R1, ये चमकता है उसके दिमाग में जनरली। अब यहाँ उसको R2 R1 तो शायद तक कि नहीं दिखेगा, तो फिर वो परेशान भी हो सकता है, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं बनेगा, बिकॉज दिस इज नॉट द केस ऑफ हीट ट्रांसफर अक्रॉस अ सिलेंड्रिकल सरफेस। बिकॉज जब हीट ट्रांसफर एक सिलेंड्रिकल सरफेस के अक्रॉस या स्फेरिकल सरफेस के अक्रॉस होता है, सो द हीट इज बीइंग ट्रांसफर टू 2 डिफरेंट एरियाज। यहाँ पर एरिया A1 है, यहाँ पर एरिया A2 होता है, ओके। वेयर एज इन केस ऑफ अ प्लेन वॉल यू कैन सी, अगर प्लेन वॉल के अक्रॉस अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है
हम प्लेन वॉल के अक्रॉस हीट ट्रांसफर कैसे बोल सकते हैं? जब प्लेन वॉल के अक्रॉस हीट ट्रांसफर होता है सो एरिया ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट होता है। देखो एरिया ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट रहता है। प्लेन वॉल का ये सिग्निफिकेंस है। जो प्लेन वॉल है आपके पास, जो प्लेन वॉल है, प्लेन वॉल में अगर हम लोग ऐसा कुछ सीरीज पैरेलल वाला जुगाड़ नहीं कि एक सिंपल एक सिंगल एक वॉल ले लूँ मैं जिसकी थिकनेस L है, तो वहाँ कर क्या होता है, वहाँ पर यहाँ से हीट एंटर किया, यहाँ पर एरिया कितना था A था, यहाँ पर भी कितना एरिया A है। सो एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो द थिकनेस the cross section area is not changing along the direction of heat flow. You can say the area of heat flow is not changing. तो ये चीज़ जो है एक सिग्निफिकेंस है प्लेन वॉल वाली कंडीशन का। तो यहाँ आप देखेंगे अगर सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग अगर फ्लो हो रहा है, ये जो सिलेंडर है इसमें एक्सिस डायरेक्शन में इस तरह से फ्लो हो रहा है। सो एज यू कैन सी हियर द एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर भी सिलेंडर में एरिया कितना होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। सो जब सिलेंडर के एक्सियल डायरेक्शन में आपका हीट फ्लो हो रहा है सो यू कैन क्लियरली सी दैट द एरिया ऑफ हीट फ्लो और एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, whatever you can say, whatever you want to say, is not changing. Area is constant. Area of heat flow is constant, change नहीं हो रहा है। So this is just similar to the case of plane wall. ये प्लेन वॉल की कंडीशन देखो, ये वैसे भी जिस सरफेस से एंटर किया है दैट इज फ्लैट, जहां से एग्जिट कर रहा है वो भी फ्लैट है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इट इज जस्ट लाइक द प्लेन वॉल। प्लेन वॉल भी जहां से एंटर करता है वो फ्लैट होता है, जहां से एग्जिट करता है वो सरफेस भी फ्लैट होता है और दोनों सरफेस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो वही चीज यहां पर भी दिख रहा है। सो इन द प्लेन वॉल सिचुएशन द एरिया ऑफ हीट फ्लो डज नॉट चेंजेस, वेयर एज इन सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल वॉल यू विल सी यहाँ पर एरिया A1 है तो यहाँ एरिया A2 है। सिलेंड्रिकल होगा तो 2πRL और अगर स्फेरिकल होगा तो 4πr²। हम लोग लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर, एरिया परपेंडिकुलर टू द हीट ट्रांसफर इज चेंजिंग इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल वॉल। तो यहाँ पर इस तरह के केसेस में हम लोग क्या मानते हैं कि जो हीट ट्रांसफर है दैट इज इन द प्लेन वॉल। तो प्लेन वॉल ही मानेंगे। यहाँ पर जो थर्मल हमको क्या पूछा है, हमको पूछा व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। तो हमको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पता चल गया है 6 किलो जूल से, ठीक है, 6 किलो जूल से। और जो हमको कंडक्टिविटी वगैरह दे रखी है वो वॉट में है, तो किलो जूल्स और वहाँ सिर्फ वॉट का होता है जूल्स पर सेकंड, तो इसको हम लोग जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो जाएगा इंटू 10⁻3। तो 6 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई 10 इंटू 60। दिस इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू डेल टी दैट इज योर टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, T1 माइनस T2। डेल टी इज इक्वल टू वॉट T1 माइनस T2 अपॉन RTH। RTH क्या होगा L दैट इज 1 बाई K दे रखा है 100 ओके वॉट पर मीटर केल्विन, 100 वॉट पर मीटर केल्विन इनटू एरिया आपके पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा मुझे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू वॉट 10⁻⁻2 तो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जो हमारे पास डेल टी की वैल्यू आ रही है। दिस इज, तो सॉल्व करने पे आ रहा है हमारे पास डेल टी इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज द आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का दैट इज राइट आंसर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज वेरी यूजफुल। सो जस्ट रिमेंबर इफ इन एनी सिचुएशन it seems to be the area being constant, the area of heat flow being constant, you can take it as a plane wall. Likewise, if you see this case, let us say there is a loop like this and this is the direction, this is the circumferential direction like this. इस तरीके का आपके पास circumferential direction है। Now heat is entering at this location and this is flowing in the circumferential direction, right? तो यहाँ पर हम लोग जो इक्वेशन है क्या लगाएंगे, इसको आप लोग देखना। इसके लिए जो इक्वेशन जो लगेगा मुझे बताना, जो हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट देखते हैं, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल वॉल है और सिलेंड्रिकल वॉल में ये जो हीट फ्लो हो रहा है दैट इज अलोंग द सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन, तो सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में बस हीट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर क्यू हीट फ्लो हो रहा है, ये दिस इज क्यू हीट फ्लो हो रहा है स्टडी स्टेट पे। इस वाले एंड का टेम्परेचर बच्चों T1 है, इस वाले एंड का टेम्परेचर T2 है। T1 इज ग्रेटर देन T2, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन मैंने कि जिसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट किए हैं डेरिवेशन में, उसमें हीट फ्लो हो रहा है। मुझे आप बताइएगा कि जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो उसका नेचर कैसा होगा, लीनियर होगा, पैराबोलिक होगा, लॉगरिथमिक होगा, आप मुझे बताइएगा।
ठीक है, अगर आपको मेरी ये वाली बात समझ आई है तो आप लोगों को वो भी समझ आ जाएगा। और अगर ये प्लेन वॉल है तो इस अगर ये एज अ प्लेन वॉल है तो प्लेन वॉल में अगर कंडक्टिविटी कांस्टेंट दिख रही है भैया आपको, तो ऑब्वियस सी बात है एक लीनियर टेम्परेचर प्रोफाइल आप लोग को दिखाई देगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा बनेगा एक सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन के लिए, चीजें क्या होगी, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का स्टडी स्टेट कंडक्शन वाला पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट अब देखेंगे हम लोग जो हीट जनरेशन वाला पार्ट है, जिसमें हम लोग फिल्म्स वगैरह पढ़ेंगे, सारा चीज अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।